हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा यह चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहां हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। और जीव विज्ञान में हमने पहला पार्ट जैव प्रक्रम शुरू किया है। आज हमारा ये वीडियो लास्ट होगा, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, ये इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र, इसमें भी 2 वीडियो दे दिया है। पिछला पाचन तंत्र के बारे में बताया था आपको, और आहार नाल के मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए हैं, और अमाशय और पाचन जो ग्रंथियां हैं, लीवर और अग्नाशय, उन दोनों के बारे में भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग आहार नाल के तीसरे भाग छोटी आंत के बारे में जानेंगे कि आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में कैसे प्रवेश करता है, छोटी आंत के कितने भाग हैं, और छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बड़ी आंत के बारे में भी जानेंगे। और आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, और तो इस प्रकार हम लोग एक एक कर चैप्टर कवर करते जाएंगे। तो ठीक है, तो आइए हम लोग छोटी आंत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, हम लोग जब भोजन खाते हैं तो मुख गुहा में पाचन की क्रिया शुरू होती है, और ये भोजन थोड़ा पाचन यहाँ होता है, और उसके बाद ये ग्रास नली से क्रमाकुचन गति के द्वारा ये कहाँ प्रवेश करता है, भोजन हमारे अमाशय तक पहुँचता है। फिर अमाशय के भी हम लोग 3 भाग बताया था आपको, जिसमें ये था कार्डियक, फुंडिक और ये पाइलोरिक पार्ट था। ठीक है, और अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जठरस निकलते हैं जो इन भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और जो अमाशय में जो भोजन होता है, उसके बाद जो पच जाता है भोजन, वो किसका रूप ले लेता है, काइम का रूप ले लेता है। अब ये काइम कहाँ जाता है, ये जो अमाशय का जो पाइलोरिक छिद्र होता है, वो छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा होता है। तो ये अमाशय से पचा हुआ भोजन काइम, वो अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत के ग्रहणी में प्रवेश करता है। ये हमारा है छोटी आंत, ये क्या है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, और इसके बीचों बीच एक पतली सी बहुत घना प्रकार का ये नली है। ठीक है, और इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। यानी आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना, वो हमारी छोटी आंत ही होती है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। छोटी आंत, दोस्तों, छोटी आंत को क्षुद्रांत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। ये बहुत लंबा है। ये आपको बिल्कुल जलेबी की तरह ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे गोल गोल दिखाई देगा। पतली सी ये नली होती है। ठीक है, ये बीचों बीच होता है, और इसको जब लंबा खींचा जाएगा तो ये कितना मीटर आएगा, 6 से 8 मीटर तक होती है। ठीक है, इसकी लंबाई। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। यही छोटी आंत है जहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू हुआ, हमारे मुख गुहा से। ग्रास नली पाचन की क्रिया नहीं करती है, वो केवल एक माध्यम है, उस भोजन को अमाशय तक पहुँचाने का एक माध्यम है। फिर कुछ भोजन अमाशय द्वारा पाचन होता है। ठीक है, कुछ भोजन का जठर ग्रंथि से निकले जठरस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो भी और बच जाता है भोजन, जिसकी पाचन नहीं होती है, वो कौन करता है, छोटी आंत करता है। ठीक है, तो हमने छोटी आंत में जो पाचन होती है ना, इस पाचन में 2 ग्रंथियां मदद करती हैं, एक तो यकृत और दूसरा अग्नाशय। यकृत भी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यकृत क्या करता है, वो पित्त का निर्माण करता है, और फिर पित्ताशय में उसको जमा कर देता है, और समय समय पर वो क्या होता है, वहाँ से पित्त निकलता रहता है। क्योंकि जो छोटी आंत है ना, उसमें जो पाचन है भोजन का,
वो क्षारीय माध्यम में होता है, इसलिए पित्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पित्त की थैली निकाल दिया जाए तो क्या होगा, छोटी आंत में पाचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको कैसा माध्यम चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों ग्रंथियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम केवल इस छोटी आंत के बारे में जानेंगे कि इसके कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला इसकी जो ऊपरी भाग होती है, ठीक है, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा होता है, उसे ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डोडेनम। ठीक है, और हिंदी में इसको पक्वाशय भी कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है, ग्रहणी बस याद रखिएगा। यह छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। मैंने आपको बताया था, आप इस फिगर के माध्यम से समझिए। ये हमारा क्या है, ये आमाशय है, ये देख रहा है ना, ये क्या है, ये पाइलोरिक भाग है आमाशय का। और यहाँ से ये क्या होती है, छोटी आंत शुरू होती है। ये छोटी आंत है, छोटी आंत है। ठीक है, ये बड़ी आंत से यहाँ पे जुड़ गई। तो ये जो है, ये वाला भाग छोटी आंत का, ये क्या कहलाता है, ग्रहणी। ठीक है, डुडेनम। ये ना, यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये दूसरा जो भाग है छोटी आंत का, वो है जेजुनम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, जेजुनम में ये क्या होता है, यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का मध्य भाग कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम। ये केवल क्या करता है, भोजन को आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होता है। तो किस भाग में होता है भोजन का पाचन, तो ये छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियम। इलियम को क्षुद्रांत भी कहा जाता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का पाचन अंतिम पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी भाग में होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो छोटी आंत की जो अंतिम भाग होता है, जिसे हम लोग इलियम कहते हैं, क्षुद्रांत, ये बहुत काफ़ी लंबा होता है और इसी में भोजन के पाचन के साथ साथ पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। इसमें क्या होता है ना, इस छोटी आंत में एक उंगली नुमा रचना होती है, छोटी छोटी उंगली जैसी आकृति बनी होती है, गोल गोल ऐसे ऐसे उंगली जैसी रचना होती है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, विलाई। यही विलाई क्या करता है, इस छोटी आंत के जो भोजन का पाचन हो जाता है उसका अवशोषण करता है और अवशोषण करके पूरे हमारे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये केवल इसी में पाया जाता है। ठीक है, इलियम में पाया जाता है, छोटी आंत के इलियम में पाया जाता है। इसका नाम क्या है, विलाई। ठीक है, तो देखिए इसमें उपस्थित दिख रहा है, देखिए इस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी भाग में होता है। इसी भाग में पाचन भी हो गया और अवशोषण भी हो गया। ठीक है, देखिए इसमें पाचन कैसे होता है, तो छोटी आंत से भी क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। कुल 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं इसी भाग से, छोटी आंत के इलियम वाले भाग से। ठीक है, इसमें से 5 एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका इरेप्सिन, ठीक है, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। तो ये सारे एंजाइम्स को मिला के सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है, सारे एंजाइम्स को एक साथ। लेकिन आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पहला एंजाइम्स जो इरेप्सिन है उसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे बस आप याद रखिएगा, क्योंकि इरेप्सिन का कार्य क्या है, कल मैंने आपको प्रोटीन के पाचन के बारे में बताया था कि प्रोटीन का पाचन 3 जगहों पे होता है। पहला तो वो आमाशय से शुरू होता है। आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम निकलता है उससे क्या होता है, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम किस में तोड़ता है, पेप्टोन में। और पेप्टोन जो आता है छोटी आंत के ग्रहणी में, तो अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। वो क्या करता है, इस पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है
अब उसके बाद ये पेप्टाइड घूमते घूमते इस छोटी आंत के इलियम भाग में आती है। तो उसके बाद क्या होता है, इलियम से कौन सा एंजाइम निकलता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। तो वो प्रोटीन को अंतिम रूप से एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रकार प्रोटीन को पचाने में इरेप्सिन क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो अंतिम पाचन प्रोटीन का इस प्रकार हो जाता है इरेप्सिन की मदद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसको पढ़ लिया जाए। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जो अभी मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि छोटी आंत की भित्ति में जो ग्रंथि होती है वो आंत रस स्त्रावित करती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि छोटी आंत से भी 5 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं, उन पूरे एंजाइम को आंत रस कहा जाता है। ठीक है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जो अभी बताया आपको कि इरेप्सिन नामक जो एंजाइम्स है वो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, अब बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को, फैट को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आपको मैंने वसा के बारे में भी कल बताया था कि जो हमारे पित्त की थैली से जो पित्त निकलता है, तो वो पित्त वसा को क्या कर देता है, तोड़ देता है ताकि वसा का पाचन हो सके। ठीक है, तो वो केवल तोड़ने में मदद करता है, लेकिन अग्नाशय रस और आंत रस के द्वारा वसा का पाचन पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, विलाई कहते हैं। विलाई क्या होता है, विलाई अवशोषण का कार्य करता है। और शोषण का कार्य करता है, मैंने अभी आपको बताया कि विलाई की जो रचना होती है वो कैसी होती है, उंगली नुमा रचना होती है। ठीक है, जो क्या करता है, और ये क्या करता है, भोजन को अवशोषण करता है। इस प्रकार आपने छोटी आंत के बारे में जाना। अब ये छोटी आंत में जो पाचन हो गया, तो अब ये कहाँ जाएगा, दोस्तों जो आमाशय था उसमें जो भोजन का पाचन होने के बाद जो पचा हुआ भोजन जो है वो किस में बदल जाता है, काइम के रूप में। अब काइम के रूप में वो छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में जो पच जाता है भोजन, उसके बाद जो अवशेषी भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, चाइल, उसे चाइल कहा जाता है। अब ये चाइल कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स थे वो सारे अवशोषित कर लिए गए, लेकिन यहाँ जल का पाचन नहीं होता है। तो जल को कौन पचाएगा, हमारी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत, अब हम लोग जानेंगे कि बड़ी आंत कैसा दिखता है। तो देख लीजिए इस फिगर के माध्यम से, ये हमारा क्या है, बड़ी आंत है, और ये अंत में रेक्टम, जिसको हम लोग कहते हैं मल द्वार के द्वारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। ये है क्या, बड़ी आंत। ठीक है, तो पहले इस फिगर को समझ लीजिए। बड़ी आंत, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भाग आपको दिख रहा है। ठीक है, इस वाले भाग, बड़ी आंत के इस वाले भाग को सीकम कहा जाता है। ठीक है, इस सीकम से एक पतला सा नस निकला रहता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स ना हमारा अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है। जैसे हमारे शरीर में हर अंग का एक अपना कार्य होता है, लेकिन अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं है। इसको अगर काट के निकाल भी दिया जाए तो कोई शरीर को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसी से सीकम से ये अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। इस बड़ी आंत के ये पूरे भाग को कोलोन कहते हैं या कोलन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है। यहाँ से ये जो है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। ठीक है, और लास्ट का जो भाग होता है उसे हम लोग मल द्वार कहते हैं। इसके द्वारा जो भी वेस्टेज होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे आपको एक पाइप की तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, इलियम है।
ये इलियम अभी हमने कहाँ पढ़ा था, छोटी आंत में। तो छोटी आंत एक तो अमाशय से जुड़ा होता है, अमाशय से भोजन कहाँ आया, छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने के लिए यहाँ से एक पाइप सा रचना होता है, ठीक है। और यहाँ से छोटी आंत की अंतिम जो भाग थी इलियम, वो जुड़ा होता है, और यहाँ से ये जो चाइल्ड था इसमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करते हुए और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इन सारे में क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, पूरा खनिज लवण सबका तो अवशोषण हो गया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सबका अवशोषण हो गया, जल का भी अवशोषण हो गया। अब क्या बचा, अब भोजन में कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बचा है, वेस्टेज बचा है, यानी गंदगी बची है। तो वो सारी गंदगी कहाँ से निकल जाती है, इस माध्यम से होते हुए, रेक्टम से होते हुए मल द्वार के द्वारा बाहर, शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर में पाचन की क्रिया होती है। तो आइए, यहाँ तो फिगर के माध्यम से आप जान लिए, अब एक बार पढ़ लिया जाए। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। मैंने आपको बताया अभी कि छोटी आंत का जो अंतिम भाग था क्या था, इलियम था, और ये बड़ी आंत के यहाँ पे, ठीक है, इस भाग में खुलता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, लिखा है ना, बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम ही नहीं होता है कि जो भोजन को पचाने में मदद करे। इसलिए सारे भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत केवल जल का अवशोषण करता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते हैं। अब देखिए, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत को भी दो भागों में बांटा गया है। ये पूरा भाग जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ तक का भाग, ये पूरा कोलोन है, ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो रेक्टम है, ठीक है। तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, कोलोन, ठीक है, और दूसरा भाग है मलाशय या फिर हम लोग रेक्टम। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मल द्वार है और ये मलाशय है। यहाँ पे क्या होता है ना, जितना भी वेस्टेज होता है, गंदगी होती है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है एक जगह, और समय समय पर मल द्वार के द्वारा बाहर, शरीर से बाहर निकलती रहती है। ये हो गया। अब आइए सीकम एक शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, यह एक अवशेषी अंग है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो सीकम है, इसी के ऊपर क्या रहता है, एक पतला सा नस होता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक अवशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई कार्य नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे। छोटी आंत के इलियम से अपचा भोजन, जब छोटी आंत के इलियम से जो अपचा भोजन होता है वो चाइल्ड कहलाता है। बड़ी आंत के कोलोन से होते हुए बड़ी आंत में आता है, और कोलोन से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में केवल जल का अवशोषण होता है, तथा अंत में अपचा भोजन मल के रूप में रेक्टम में संचित रहता है। रेक्टम में क्या हो जाता है, जाके संचित हो जाता है। ये है रेक्टम, यहीं पे जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जहाँ से समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों, आपने जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार आज हमारा चैप्टर 1 जैव प्रक्रम समाप्त होता है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और बच्चों, ये चैनल जो है ना बिल्कुल फ्री है, आपको हर एक चैप्टर को ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लियर करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस आपके लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप इस चैनल पे हैं तो। और मैं
अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कल हम एक क्विज लेंगे, टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। जितने भी अभी तक के जो क्वेश्चन हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो अभी 2024 में भी जितने क्वेश्चन आए हैं इसे से रिलेटेड, वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय।